अच्छा बेटा, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग के कॉन्सेप्ट को हमने अंडरस्टैंड कर लिया था। अब जो है वो हम सेकंड कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग। नंबर 1, the most prevalent type of associative learning among humans is operant conditioning, learning in which behavior is altered in strength by its consequences। यानी बेटा ये भी कंडीशनिंग तो क्लासिकल की तरह ही है, लेकिन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है बेटा? दोनों में बुनियादी फर्क ये है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है कि दो चीजें होती हैं जिनका आपस में कनेक्शन जोड़ा जाता है। जिस तरह से मैंने आपको मिसालें दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग की कि अगर आप शैम्पू की एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो आप बालों की शाइनिंग और सिल्कीनेस को शैम्पू के साथ एसोसिएट करते हैं, और एडवर्टाइजमेंट वाले ये कहते हैं कि भाई अगर आपको इस तरह के बाल चाहिए तो ये शैम्पू आप जो है वो इस्तेमाल करें। इसी तरह जो सरफ वाले होते हैं, यानी वो क्या करते हैं कि वो आपको कहते हैं कि अगर इस तरह के उजले कपड़े चाहिए तो आप ये वाला सरफ इस्तेमाल करें। तो दो चीजों का आपस में बताते हैं। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग में कॉन्सिक्वेंस बताए जाते हैं। क्लासिकल में एसोसिएशन, दो में कनेक्शन, लिंकेज, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग करती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग के कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सिक्वेंस बताते हैं। Number 2, it is called operant conditioning because you undertake actions that operate on the environment to gain something you want or avoid something unpleasant। यानी इसको ऑपरेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपका जो एक्शन होता है, जो आप एक्शन करते हैं, उसका एक्शन जो है वो ऑपरेट होता है एनवायरमेंट पर, और उस एनवायरमेंट पर ऑपरेट होने के बाद वो कॉन्सिक्वेंस डेवलप करता है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है कोई काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल घर में आप जो है वो पढ़ाई करते हैं, किताबें उठाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो आपका ये जो किताबें उठाने का एक्शन है आपके पेरेंट्स को खुश करता है, और उसके बदले में आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? आपको शाबाशी देते हैं। तो अब आपको चूंकि आपके एज अ कॉन्सिक्वेंस आपको शाबाशी मिल रही है इस पढ़ाई के नतीजे में, अब आप जो है वो चीज बार बार करेंगे। लेकिन अगर आप कोई ऐसा एक्शन करते हैं जो नेगेटिव है, जो कि पॉजिटिव नहीं है, और उस वो आपके माहौल में, आपके एनवायरनमेंट में किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करेगा? वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, वो नेगेटिव रिएक्शंस जनरेट करेगा। मिसाल के तौर पर कोई बच्चा है और जिद करता है तो उसका जिद जो है इरिटेट करता है। जब उसके पेरेंट्स इरिटेट होते हैं एज अ कॉन्सिक्वेंस तो वो उसको पनिश करते हैं। अब बच्चे का जिद और पनिशमेंट, इन दोनों का ताल्लुक है, यानी अगर बच्चा जिद करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, पनिशमेंट एज अ कॉन्सिक्वेंस। अच्छा, इस तरह से यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम क्या करते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं। अगर किसी एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव होते हैं तो वो एक्शन कंटिन्यू रहता है, और अगर किसी एक्शन के, किसी बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव होते हैं तो वो एक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है। फॉर एग्जांपल, इसकी कोई मिसाल, जिस तरह से घर में कोई बच्चा है, आपने देखा होगा जुवेनाइल डेलिंक्वेंट बच्चे होते हैं, यानी कि वो बच्चे जो हरकती होते हैं, मिस्चीवस होते हैं, माँ बाप के लिए सर दर्द बने रहते हैं। अब वो बच्चे ऐसे क्यों बने हुए हैं, या यानी क्यों गलत काम करते हैं, क्यों जो वो गलत काम करते हैं, जुर्म करते हैं? अच्छा, इसका एक जवाब इस ऑपरेंट कंडीशन हमें देती है कि भाई आज ये जो बच्चा जेल में पड़ा है या गलत काम कर रहा है, स्ट्रीट क्राइम कर रहा है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग बताती है कि शुरू में जब बच्चे ने ये काम किया था तो उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिली थी उसके नतीजे में,
तो उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिली थी, तो उसका वो जो बिहेवियर था वो वहां पे स्टॉप नहीं हुआ। तो बच्चे ने यही समझ लिया कि शायद ये एक डिजायरेबल एक्शन है, जिस वजह से वो चलता रहा। तो बेटा किसी भी एक्शन का जो अगर कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव आता है तो वो एक्शन स्टॉप हो जाता है, और फिर वो चीज बच्चे के बिहेवियर से निकल जाती है, शख्सियत से निकल जाती है। लेकिन अगर अगर किसी एक्शन या किसी बिहेवियर का जो कॉन्सिक्वेंस है वो पॉजिटिव आ जाता है, तो फिर वो जो बिहेवियर है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। बेटा जो आपके पेरेंट्स होते हैं वो आपको जो बचपन से तरबियत देते हैं, बचपन से जो आपको सिखाते हैं, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग के जरिए सिखाते हैं। यानी आपके अंदर कोई पॉजिटिव चीज उन्होंने देखी, आपको शाबाशी दी, जब आपको शाबाशी मिली तो आपने उस एक को अच्छा समझा और उसको आपने बार बार किया ताकि आपको शाबाशी मिले। तो वो चीज बार बार करने से आपके अंदर वो चीज रास्ता हो गई, अभी आपका हिस्सा है। लेकिन कोई चीज आपने की जो कि गलत थी, तो पेरेंट्स ने उसी वक्त आपको डांटा। पेरेंट्स की डांट को आपने देखकर आपने यही समझा कि ये चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है, और आपने वो चीज अपने अंदर से निकाल दी। बेटा आप देखें, कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं जिनके बिहेवियर नेगेटिव होते हैं। तो इसका जवाब हमें ऑपरेंट कंडीशनिंग से ये मिल सकता है कि बचपन में आपने जब शुरुआत में कोई नेगेटिव एक्ट करना शुरू किया था, नेगेटिवली बिहेव करना शुरू किया था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस में आपके पेरेंट्स ने कोई एक्शन लिया ही नहीं। अगर उसके कॉन्सिक्वेंस में कोई एक्शन लेते तो आप उसी वक्त वहां पे स्टॉप कर जाते। तो ऑपरेशन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग वहां पे अप्लाई नहीं हुई। अगर अप्लाई होती तो आज आपकी शख्सियत ये ना होती। तो बेटा देखो फिर हम रिपीट कर रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। बेटा क्लासिकल कंडीशनिंग में दो चीजों के दरमियान एसोसिएशन होती है। अच्छा, व्हाट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग? ऑपरेंट कंडीशनिंग में एक एक्शन होता है और फिर उसका कॉन्सिक्वेंसेस होता है। अच्छा, नंबर 3, मच ऑफ लाइफ इज स्ट्रक्चर्ड थ्रू रीइंफोर्समेंट। अच्छा बेटा, कॉन्सिक्वेंस के अलावा रीइंफोर्समेंट, व्हाट इज द रीइंफोर्समेंट? रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट भी यानी कि इसके साथ अटैच है ऑपरेंट कंडीशनिंग में। रीइंफोर्समेंट यानी किसी चीज को एम्फसाइज करना, किसी चीज को फोर्स करना, किसी चीज को मदद देना है, इसको हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट। आपके अंदर कोई भी बिहेवियर यानी कोई वो बिहेवियर ज्यादा फैलेगा जिसको रीइंफोर्स किया जाएगा। यानी आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके जो सिग्निफिकेंट अदर्स होते हैं, वो जिस चीज को रीइंफोर्स करेंगे आपके अंदर वो चीज ही ज्यादा बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा आता है लड़कर किसी पड़ोसी से, घर पहुंचता है और आकर पेरेंट्स पूछते बेटा क्या? उसने कहा भाई मैं फलां बच्चे से लड़कर आया। उसने कहा, वो कहते हैं शाबाश आपने अच्छा किया, मार खा कर नहीं आना है बल्कि मार कर आना है। अब वो जो पेरेंट्स का रवैया है वो रीइंफोर्स कर रहे हैं, सपोर्ट करें उस चीज को। तो ये जब उसको रीइंफोर्समेंट बच्चे को मिली तो बच्चा और बहादुर हो गया और बच्चे ने और लड़ाई करना शुरू कर दी। तो बेटा जिस चीज को आप रीइंफोर्स करोगे वही बिहेवियर बच्चे के अंदर ज्यादा पैदा होगा। अगर आप किसी अच्छी चीज को रीइंफोर्स कर रहे हैं तो अच्छी चीज बच्चे में डेवलप होगी। अगर आप किसी बुरी चीज को रीइंफोर्स कर रहे हैं बच्चे के अंदर, तो बच्चे के अंदर वो बुरी चीज पैदा ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, इसकी कुछ मिसालें हैं। नंबर 1, a business executive rewards appropriate work behavior by giving employees salary increase। अब बिजनेस एग्जीक्यूटिव यानी आपका जो फर्म है, आपकी जो कंपनी है, उसका जो मालिक है, वो अपने मुलाजमीन की इंकरेजमेंट कैसे करता है? अब वो क्या करता है, जो मेहनत कर रहे हैं लोग, तो वो चाहते हैं कि लोग मेहनत करते रहें। वो मेहनत कैसे करेंगे? उनकी सैलरी बढ़ाएगा तो उनको इंकरेजमेंट मिलेगी। तो उसने एक तरह की रीइंफोर्समेंट की, मुलाजमीन की सपोर्ट किया ताकि भाई आप लोग मेहनत जारी रखें। दूसरा मिसाल, a child stops mourning to avoid further scolding from a parent। यानी पेरेंट क्या करता है? स्कोल्डिंग यानी डांटता है, तो बच्चा क्या करता है? उस डांट से बचने के लिए मॉर्निंग यानी होता है ना, बच्चा रोता है, चिड़चिड़ा रहता है, किसी चीज के लिए जिद करता है, इस तरह के बिहेवियर को बच्चा थोड़ा सा अवॉइड करता है। किस वजह से? कि वो देखता है कि भाई इसका नतीजा क्या निकलेगा, मुझे डांट मिलेगी, तो उस डांट से बचने के लिए वो उस चीज को खत्म कर देता है।
ये भी ऑपरेंट कंडीशनिंग का एक मिसाल है। अब इसमें क्या चीज ऑपरेट हो रही है, इसमें स्कोल्डिंग, पेरेंट की जो स्कोल्डिंग है ये उस बच्चे के बिहेवियर को स्टॉप कर रही है। और ये पैदा क्यों हो रही है, बच्चा चूंकि मौन करता है इसीलिए पैदा होती है। तो जब ये पैदा होती है तो फिर यानी स्कोल्डिंग पैदा होती है, तो आपका पहला वाला बिहेवियर है मॉर्निंग, वो खत्म हो जाता है। नंबर 3, motorists slow down when noticing a police car so as not to be ticketed for speeding। यानी आप जब गाड़ी चलाते हैं हाईवे पर तो आप अचानक गाड़ी की स्पीड कम कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि आपने पनिशमेंट वाली बात देख ली, पुलिस कार आपने देख ली कि अगर उन्होंने हमें नोट कर लिया तो वो फिर हमें ओवर स्पीडिंग की वजह से चालान कर देंगे। तो आप ये जो एक तरह की आप यूं समझें रीइंफोर्समेंट थी, या एक तरह की क्या कहते हैं कि पनिशमेंट थी, उस चीज ने आपके बिहेवियर को कंट्रोल में कर दिया। तो ये 3-4 मिसालें थी ऑपरेंट कंडीशनिंग की। अच्छा बेटा, उसके बाद जो हमने लर्निंग थ्योरीज में जो है लर्निंग थ्योरीज में जो सेकंड था वो था ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। यानी सारी लर्निंग सिर्फ क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए नहीं करती। एक माँ बाप आपको कहें कि अगर आपने A1 ग्रेड हासिल कर लिया आपको बड़ा वाला मोबाइल दिला देंगे, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स ये नहीं होते, ऑपरेंट कंडीशनिंग के जरिए नहीं होती। आपको कहेंगे कि भाई आप जो है अगर रोजाना लेट आएंगे तो हम आपके लिए दरवाजा बंद कर देंगे घर का, ठीक है। ये एक तरह की लर्निंग है। उन दोनों के अलावा भी एक लर्निंग होती है जिसको कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। यानी कि आप क्या करते हैं, आप जो है अपने आंखों से देखते हैं, अपने यानी आप जिस एनवायरनमेंट में होते हैं आप आसपास के माहौल को देखकर भी चीजें सीखते हैं। तो देखकर चीजें सीखना, इसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। आप यूनिवर्सिटी में क्लास में बैठे होते हैं, कई तरह की चीजें होती हैं जो आप वहां पे देख देख कर सीखते हैं, उस माहौल में रह रह कर सीखते हैं। तो मैंने पहले भी आपको ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन बताई थी। बेटा ऑब्जर्वेशन के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है। एक आपकी आई कांटेक्ट, आपकी आईज जो है वो उस चीज की तरफ हो, और दूसरा आपका माइंड, आपका अटेंशन उस चीज की तरफ हो। अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हैं, खिड़की से बाहर देख तो रहे हैं, लेकिन आपकी तवज्जो, आपकी अटेंशन किसी और चीज की तरफ है, तो आपकी वो ऑब्जर्वेशन नहीं होगी। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग नंबर 1, यू आल्सो लर्न फ्रॉम इंटरेक्शन विद पीपल इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। यानी एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में लोग हैं, लोग एक माहौल में लोग मौजूद हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करते करते भी आप जो वो काफी चीजें सीखते हैं। नंबर 2, बाय वॉचिंग अदर पीपल, आप दूसरे लोगों को देख देख कर भी सीखते हैं। दूसरे लोगों को देख देख कर कैसे सीखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक यानी कि कोई गांव का बंदा है, वो किसी शहर के बड़े रेस्टोरेंट में जाता है, किसी बड़ी दावत में जाता है दोस्तों में, तो वहां पे देखता है कि उन लोगों का खाने का पैटर्न टोटली डिफरेंट है। अब किस तरह से खाना शुरू किया जाए, फला जो ताम है वो किस तरह से खाया जाए, अब वो क्या करता है, शुरू खुद नहीं करता, वो कहता है दूसरे लोग शुरू करें, फिर मैं उनको देख देख कर फिर मैं इस तरह से खुद भी करूंगा। तो दूसरों लोगों को देख देख कर वो चीज सीखना, इसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। You learn new responses without first having had the opportunity to make the responses yourself, a process called observational learning. Number 3, we avoid tedious costly trial and error experiment by imitating the behavior of socially competing models। आप क्या करते हैं, आपके सामने जो दूसरे लोग हैं उनको आप एज अ मॉडल लेते हैं, उनको आप एज अ मॉडल लेते हैं, और आप ट्राई एंड एरर की यानी कि उस जस्तजू में नहीं जाते। एक चीज आपने की, फिर उससे आपने सीखी, फिर वो चीज अडॉप्ट किया, उससे बजाय आप ये इजी वे अडॉप्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन का, दूसरे लोगों को देख देख कर जो है वो उनसे वो चीजें आप सीखते हैं। नंबर 4, दिस इज हाउ वी लर्न, इस तरह से हम जो ये सारी चीजें सीखते हैं। हाउ टू शो लव, किस तरह से छोटे बच्चों की तरफ, दूसरे लोगों की तरफ जो है वो मोहब्बत किस तरह से दिखाई जाए। कंसर्न, दूसरे लोग जो हैं उनके साथ किस तरह का कंसर्न शो किया जाए। रिस्पेक्ट, दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट किस तरह से की जाए। बेटा ये जो हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं ना, इज्जत करना,
ये भी एक तरह का बिहेवियर होता है। किस तरह से इज्जत की जाती है, ये चीजें भी सीखी जाती हैं। भाई आप अपने वालिद की किस तरह से इज्जत कर सकते हैं, माँ की किस तरह से इज्जत कर सकते हैं, उस्ताद की किस तरह से इज्जत कर सकते हैं, पड़ोसी की किस तरह से इज्जत कर सकते हैं, ये चीजें आप सीखते हैं ऑब्जर्वेशन लर्निंग के जरिए। एज वेल एज एग्रेशन वायलेंस। बेटा ये जो एग्रेशन होती है यानी गम्मो गुस्सा, वायलेंस, तशद्दुद, ये चीजें भी आप सीखते हैं अपने माहौल से, देख देख कर अपने माहौल से सीखते हैं। तो आपने देखा होगा कभी हम कोई नया घर लेते हैं तो ये जरूर देखते हैं कि मोहल्ला कैसा है। आप मोहल्ले के फैक्टर को जरूर देखते हैं, और अगर मोहल्ले में टाइप के लोग होते हैं तो आप उस मोहल्ले से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि आप देखते हैं कि भाई हमारे बच्चे घर से निकलेंगे, मोहल्ले में जाएंगे, दुकान से आसपास के बच्चों से मिलेंगे। अगर वो बच्चे ऐसी फैमिलीज की होंगी जहाँ पे इलिटरेसी होगी, घरों में गाली गलोच होगा, लड़ाई तशद्दुद, तो हमारे बच्चे भी वो सारी चीजें सीख जाएंगे। इसीलिए लोग जो है वो घर खरीदते वक्त ये जो इस फैक्टर को जरूर देखते हैं कि मोहल्ला कैसा है। तो बेटा आप ये चीजें सीखते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है अक्सर यानी कि जो कमजोर औरतें होती हैं उन पर तशद्दुद उनके शोहर वगैरह करते हैं, तो ये चीज भी माहौल से सीखी जाती है। तशद्दुद करना है ये भी माहौल से सीखते हैं, क्योंकि उनके घरों में उनके बड़ों ने ये तशद्दुद किया होता है और वो ये चीज सीखते हैं कि शायद यही तरीका है हैंडल करने का, इसीलिए वो उस चीज को फॉलो कर रहे होते हैं। एक और मिसाल मैं आपको, कुछ जो है वो जगहों पर बच्चों पर तशद्दुद किया जाता है। कुछ स्कूलों में या किसी मदरसे में छोटे जो बच्चे होते हैं तो उन पर जो उनके असातिज़ा कराम होते हैं वो तशद्दुद करते हैं, यानी थप्पड़ मारते हैं, डांटते हैं। अच्छा, वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो खुद भी जब बच्चे थे तो उनके असातिज़ा ने उन पर ये तशद्दुद किया था, तो उन्होंने ये चीज सीखी थी कि इस तरह से हैंडल किया जाता है। तो बेटा ये थी आपकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो आप आसपास के माहौल से सीखते हैं। अच्छा, अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6, मोरल डेवलपमेंट। बेटा आपकी जो डेवलपमेंट है ये सिर्फ सोशल डेवलपमेंट नहीं होती कि आप अपने मुआशरे में उठना बैठना सीख जाते हैं। आपकी सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होती कि आप जिस्मानी तौर पर बढ़ जाते हैं। आपकी सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होती कि आपका जहन जो है वो थोड़ा तेज हो जाता है, बल्कि इसके साथ साथ एक और फैक्टर भी है जिसको हम कहते हैं मोरल डेवलपमेंट, यानी इखलाकियात। आपकी इखलाकियात की भी डेवलपमेंट होती है। इस फैक्टर पे एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने अपने आइडियाज दिए हैं, जिसका नाम था लॉरेंस कोहलबर्ग। इसने प्रपोज किया है कि 3 स्टेजेस होती हैं मोरालिटी की। यानी बेटा अगर आप खुद भी अपनी मोरालिटी लेवल को चेक करना चाहें तो इसकी इस थ्योरी से चेक कर सकते हैं। He has proposed stage approach to moral reasoning, यानी इसने कहा है कि 3 स्टेजेस होती हैं मोरल डेवलपमेंट की, जिसमें हाउ वी डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, यानी व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है, या किस तरह से डिसाइड करते हैं। आपके लिए कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है, ये आपकी इस यानी 3 स्टेजेस में से पता आपको चलता है मोरल डेवलपमेंट की। नंबर 2, he has studied children's development of moral development and finds 3 developmental levels in their conception of society's rules and expressions। इसने बच्चों की डेवलपमेंट पे जो वो थोड़ी सी रिसर्च की और देखा कि 3 स्टेजेस पाई जाती हैं बच्चों में, को लेकर 3 स्टेजेस पाई जाती हैं। वो 3 स्टेजेस क्या हैं? नंबर 1, प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल लेवल। अच्छा, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में क्या होता है? दिस लेवल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोस्ट चिल्ड्रन अंडर 9 years ऑफ एज। अक्सर बेटा जो बच्चे होते हैं तकरीबन 9 साल की उम्र तक, उनकी ये लेवल होती है
यानी मोरालिटी की, मोरल डेवलपमेंट की ये लेवल, वो बच्चे जो वो इस लेवल में पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल। अच्छा, सिर्फ बच्चे नहीं, सिर्फ 9 साल के बच्चे नहीं, सम एडोलसेंट्स यानी कुछ बच्चे जो टीनेजर्स होते हैं वो भी इस लेवल में पाए जाते हैं। और सिर्फ टीनेजर नहीं, कई तरह के यानी क्रिमिनल ऑफेंडर हो, वो 40 साल की उम्र के क्यों ना हो, 50 साल की उम्र की क्यों ना हो, उनकी भी मोरालिटी लेवल ये फर्स्ट लेवल होती है जिसको हम कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल। अच्छा, इस स्टेज में क्या होता है? नंबर 2, at this level rules and expectations are external to the person and are obeyed to avoid punishment or gain benefits। यानी इस स्टेज में आपके लिए आपके मुआशरे के जो रूल्स और रेगुलेशन है वो सेकेंडरी हैसियत रखते हैं। आपके माँ बाप के जो अहकामात हैं वो सेकेंडरी हैसियत रखता है। आपके लिए क्या चीज सही है? वो चीज जो आपकी जात को फायदा पहुंचाए, वो चीज जो आपकी जात को कंफर्ट दे, वो चीज आपके लिए सही है। आपके लिए कौन सी चीज गलत है? वो चीज गलत नहीं है जो कि कायदे कानून और उसूल, मुआशरे के कानून और आपके माँ बाप हैं उनके उसूल, उनके लिए जो चीज गलत हो, नहीं, आपके लिए वो चीज गलत है जो आपको गलत लगे। यानी आप जातियात की हद तक होते हैं पहली स्टेज में। आपके लिए कौन सी चीज करेक्ट है, जो आपको लगे कि ये चीज सही है तो फिर आप उस चीज को फॉलो करते हैं। आपके लिए कौन सी चीज गलत है, जो आपको लगे। यानी आपके लिए प्राइमरी जो है वो आपकी अपनी जात है, बाकी जो मुआशरा है वो आपके लिए सेकेंडरी लेवल रखता है। ये है प्री कन्वेंशनल लेवल। अक्सर जो बच्चे होते हैं वो इस लेवल में होते हैं क्योंकि बच्चे जो है वो कानून को नहीं जानते, माँ बाप के उसूलों को नहीं जानते, बस जिद करके अपनी बात मनवा लेते हैं। तो जो चीज उनके लिए सही है वो सही है, जो चीज उनको गलत लगती है वो उनके लिए गलत है। तो वो बच्चे, एडोलेसेंट और क्रिमिनल लोग जो है वो इस पहली स्टेज में जाते हैं जिसको कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल। उसके बाद दूसरी लेवल आती है, यानी अगर आपकी मोरालिटी डेवलपमेंट थोड़ी और ज्यादा हो गई, आप थोड़े मैच्योर हो गए हैं, तो फिर आप दूसरी स्टेज में आ जाएंगे जिसको कहते हैं कन्वेंशनल लेवल। अब ये कन्वेंशनल लेवल क्या है? कन्वेंशनल लेवल में आप यानी थोड़ा दरमियान में आ जाते हैं। दिस लेवल इज टिपिकल ऑफ मोस्ट एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट्स, यानी मोस्ट टीनेजर्स और एडल्ट्स जो है वो इस लेवल में पाए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है? people incorporate the rules and expectations of the wider society within their personality। यानी अब लोग क्या करते हैं कि अपनी जात को सेकेंडरी में रखते हैं और सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, सोसाइटी की जो रूल्स एंड रेगुलेशन होती हैं, उनको वो प्राइमरी अहमियत देते हैं। यानी वो खुद को बाद में रखते हैं, पहले सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को, रूल्स को, रेगुलेशन को, माँ बाप के सोच को आगे रखते हैं, अपनी जात को वो थोड़ा सा पीछे हटा लेते हैं। अच्छा, नंबर 3, दे कन्फर्म टू सोशल रूल्स टू विन द अप्रूवल ऑफ अदर्स। अब वो क्या करते हैं? जो सोशल रूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं, क्लास में आपको 9 बजे पहुंचना है, वो आपका एक रूल है, ठीक है, आप उसको कंफर्म करते हैं, आप उसको फॉलो करते हैं। अच्छा बेटा, अब ये सेशन का टाइम खत्म हो रहा है तो हम तीसरे सेशन में मिलते हैं, बाकी जो 2 कॉन्सेप्ट रहते हैं हम उसमें मिलते हैं। ठीक है बेटा, सेशन का ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। Assalamualaikum.